A very pleasant good morning, dear students. My name is Anil and I am your English mentor. And today I'm going to teach you part number 2 of your chapter name, Our Truly Beautiful Mind. So my dear student, ये जो particular chapter है is completely dedicated to Albert Einstein. ये पूरा का पूरा चैप्टर एल्बर्ट आइंस्टाइन को डेडिकेटेड है। इसके अंदर हमें बताया गया है किस तरीके से एल्बर्ट आइंस्टाइन का जो जर्नी रहा है, किस तरीके से उसने अपनी जिंदगी के अंदर वो जीनियस बने, किस तरीके से उसने अपनी जिंदगी के अंदर वो ग्रेटनेस को हासिल किया, उस महानता को हासिल किया। फर्स्ट पार्ट पे हमने स्टडी किया कि किस तरीके से वो एज ए चाइल्ड वो थोड़ा सा अब नॉर्मल बच्चा था कंपेयर टू अदर चिल्ड्रन। दूसरे बच्चों के साथ कंपेयर किया जाए तो थोड़ा सा अब नॉर्मल था। किस तरीके से उसने अपनी स्टडीज को कंटिन्यू किया, उसके टीचर्स के साथ कम बनती थी और वो अपनी फर्दर स्टडीज के लिए आगे अब्रॉड भी चले गए। और उसके बाद वो एक लड़की से मिलता है, मिनेवा एक लड़की से मिलता है जो कि उसकी फ्रेंड भी होती है और उसके साथ पढ़ती है। दे फैल इन लव और वो एक दूसरे से प्यार करने लग जाते हैं। अब उसके बाद की कहानी हम स्टार्ट करते हैं, पार्ट नंबर 8 स्टेंजा नंबर 8 से स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। इन 1900 की बात है, एट द एज ऑफ 21, जब एल्बर्ट आइंस्टाइन 21 साल के थे। एल्बर्ट आइंस्टाइन वाज अ यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट, यानी वो एक ग्रेजुएट थे, उसने अपना बैचलर डिग्री कर लिया था। एंड अनएम्प्लॉयड, लेकिन वो अभी तक क्या थे, अनएम्प्लॉयड थे। अनएम्प्लॉयड का मतलब बेरोजगार होना, अभी भी उनकी जॉब नहीं लगी थी। सो ही वर्कड एज ए टीचिंग असिस्टेंट, तो मतलब जब तक उनकी जॉब नहीं लगी थी तो उसने किस तरीके से काम किया, टीचिंग असिस्टेंट। असिस्टेंट का मतलब होता है हेल्पर की तरह। एंड गेव प्राइवेट लेसन्स, और वो क्या करता था, प्राइवेट ट्यूशंस देता था। एंड फाइनली सिक्योर्ड अ जॉब इन 1902। मतलब और फाइनली उसको एक जॉब मिल गई। सिक्योर का मतलब कैप्चर, सेव करना या कैप्चर करना। जॉब इन 1902 और 1902 के अंदर उसकी जॉब लग जाती है एज ए टेक्निकल एक्सपर्ट। और वो जॉब क्या होती है, वो एक टेक्निकल एक्सपर्ट की तरह काम करता है इन अ पेटेंट ऑफिस। पेटेंट क्या है, देखो पेटेंट मतलब यहाँ पर बोल सकते हैं पेटेंट ऑफिस होता है। जैसे इमेजिन करें कि अगर आपका कोई भी इन्वेंशन है तो उस इन्वेंशन के ऊपर, उस आविष्कार के ऊपर सिर्फ आपका अधिकार है, कोई और यूज नहीं कर सकते हैं, तो उसको हम पेटेंट बोल सकते हैं। देखो, अ डॉक्यूमेंट विच गिव्स राइट ऑफ एन इंटरवेंशन टू एन इन्वेंटर। मान लो कि अगर आपने कोई इन्वेंशन किया है, उस इन्वेंशन के ऊपर सिर्फ आपका अधिकार है, कोई और यूज नहीं कर सकते हैं, तो उसको पेटेंट बोलते हैं। तो क्या करता है, एज ए टेक्निकल एक्सपर्ट अपनी जॉब करता है पेटेंट ऑफिस के अंदर। बर्न एक पर्टिकुलर शहर का नाम है, तो उस पर्टिकुलर शहर में वो क्या करता है, एज ए टेक्निकल एक्सपर्ट अपनी जॉब करने लग जाता है। While he was supposed to be assessing other people inventions, और उसका जॉब प्रोफाइल क्या होता है, मतलब उसको क्या करना होता है, असेस का मतलब इवेल्युएट करना, किसी चीज का निरीक्षण करना, जांच पड़ताल करना, अदर्स पीपल इन्वेंशन। और एज ए टेक्निकल एक्सपर्ट उसको क्या काम करना था, जो दूसरे लोग अपनी इन्वेंशन को लेकर आते थे उस पेटेंट ऑफिस के अंदर, तो वो उनको क्या करता था, असेस करता था, उसको इवेल्युएट करता था, उसको उसकी जांच पड़ताल करता था। आइंस्टाइन was actually developing his own ideas in secret, और जब वो एज ए टेक्निकल एक्सपर्ट काम कर रहा था और दूसरे लोगों की इन्वेंशन को क्या करता था, एसेस करता था, तो किसी न किसी तरीके से सीक्रेटली, प्राइवेटली अगर बात करें तो वो क्या कर रहा था, उसका जो खुद का जो इंटरेस्ट था, उसका खुद का जो आइडियाज था साइंस को लेकर, वो उन आइडियाज को भी डेवलप कर रहा था। He is said to have jokingly का मतलब है मजाकिया तौर पर, called his desk drawer at work द ब्यूरो ऑफ थियोरेटिकल फिजिक्स। देखिए, और वो मजाक मजाक में कई बार क्या बोलता था कि जिस ड्रॉर के ऊपर, ड्रॉर मतलब जो ड्रॉर उसको मिला हुआ था एज ए टेक्निकल एक्सपर्ट, तो जनरली वो वहां पर क्या करता था, लोगों के जो इन्वेंशंस होते थे उनको एसेस करता था। एट द सेम टाइम वो खुद का जो आइडियाज था उन आइडियाज को भी डेवलप करता था, और उनको वो क्या बोलता था, ब्यूरो ऑफ थियोरेटिकल फिजिक्स। ब्यूरो ऑफ थियोरेटिकल फिजिक्स। ब्यूरो क्या होता है, वैसे ब्यूरो आप बोल सकते हैं, ब्यूरो के अलग अलग मीनिंग होते हैं। ब्यूरो का मतलब कैसे, एक अलमीरा भी बोल सकते हैं ब्यूरो का मतलब, यहाँ पे ब्यूरो का मतलब एक डिपार्टमेंट भी कह सकते हैं, ब्यूरो ऑफ थियोरेटिकल फिजिक्स। तो मतलब वो क्या करता था, थियोरेटिकल फिजिक्स के बारे में सोचता रहता था। एट द सेम टाइम जब वो एज ए टेक्निकल एक्सपर्ट काम कर रहा था, तो वो क्या करता था, वो अपने आइडियाज को भी डेवलप कर रहा था। कहीं ना कहीं उसका साइंस के अंदर इंटरेस्ट था और वो साइंस के इंटरेस्ट को भी डेवलप कर रहा था। One of famous papers of 1905,
और उन्होंने अलग अलग तरह की रिसर्च की आइंस्टाइन ने। उनमें से एक फेमस मतलब क्या उनका रिसर्च था, उनका रिसर्च पेपर था 1905 की बात है, वाज आइंस्टाइन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। आपने साइंस में पढ़ा होगा रिलेटिविटी, जिसको सापेक्षता बोलते हैं, हिंदी में इसको हम सापेक्षता बोलते हैं, सापेक्षता का सिद्धांत। ये साइंस में, साइंस का टर्म है, इसमें साइंस में आपने पढ़ा होगा। तो कहीं ना कहीं वो रिलेटिविटी को लेकर उसने एक सिद्धांत बनाया था, किन्होंने, आइंस्टाइन ने। उनका वो पेपर क्या हुआ था, उन्होंने वो पेपर अकॉर्डिंग टू विच टाइम एंड डिस्टेंस आर नॉट एब्सोल्यूट। ओके, और उस रूल के हिसाब से क्या था, जो रिलेटिविटी का जो रूल था उसके हिसाब से क्या था, एब्सोल्यूट का मतलब हो गया मेजर्ड इन इटसेल्फ नॉट इन रिलेशन टू एनीथिंग। देखिए, मेजर्ड इन इटसेल्फ मतलब खुद, मतलब अगर बात की एब्सोल्यूट का मतलब पूर्ण जिसको बोलते हैं, पूर्ण, कंप्लीटली। और इसके अंदर क्या बताया गया था, अकॉर्डिंग टू विच द टाइम एंड डिस्टेंस आर नॉट एब्सोल्यूट, मतलब टाइम और जो डिस्टेंस है उनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है। ये बात किसने बोली थी, आइंस्टाइन ने अपनी जो थ्योरी थी रिलेटिविटी की उसके अंदर ये बताया था। इंडीड टू परफेक्टली एक्यूरेट क्लॉक्स विल नॉट कंटिन्यू टू शो द टाइम। और मतलब यहाँ पर उन्होंने बताने की कोशिश की, अगर हम एग्जैक्टली दोनों क्लॉक्स को, मतलब दो अगर हम घड़ियां ले लेते हैं, क्लॉक्स को ले लेते हैं, विल नॉट कंटिन्यू टू शो द सेम टाइम, मतलब वो दोनों घड़ियां सेम टाइम नहीं दिखाएंगी इफ दे कम टुगेदर अगेन आफ्टर जर्नी, इफ वन ऑफ देम बीन मूविंग वेरी फास्ट रिलेटिव टू द अदर फॉर्म। मतलब देखो यहाँ पे बताने की कोशिश क्या की गई है, कि यहाँ बताने की कोशिश की गई है, अगर हम दो वॉचेस को लेते हैं, दो घड़ियों को लेते हैं, और अगर उन घड़ियों को हम अलग अलग डायरेक्शंस के अंदर, अलग अलग मतलब टाइम जोन के अंदर उसको लेकर जाते हैं, अलग अलग टाइम जोन के अंदर उसको लेकर जाएंगे, तो डेफिनेटली सी बात है उन दोनों घड़ियों के टाइम के अंदर भी फर्क आपको दिखाई पड़ेगा। फ्रॉम दिस फॉलोड, और ये फॉलो कर, इस रूल को फॉलो करते हुए द वर्ल्ड मोस्ट फेमस फॉर्मूला which describe the relationship between mass and energy। तो मतलब इसी फॉर्मूला को फॉलो करते हुए, मास एंड एनर्जी को फॉलो करते हुए, तो एल्बर्ट आइंस्टाइन ने क्या बनाया, एक स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को उसने क्या किया, इजाद किया। उस रूल को उन्होंने क्या किया, उस पर्टिकुलर प्रिंसिपल को उन्होंने क्या किया, इन्वेंशन किया। E इज इक्वल टू एमसी क्यू। ओके, एमसी क्यू, राइट। तो ये पर्टिकुलर क्या हो गया, ये एक प्रिंसिपल हो गया जो कि रिलेटिविटी का एक रूल है, राइट। ये प्योर एक साइंटिफिक टर्म है। क्लियर। सो माय डियर स्टूडेंट, अभी तक 8 और 9 जो पैराग्राफ हमने स्टडी किया है, इज इट क्लियर टू यू? प्लीज राइट इन द चैट बॉक्स। अगर आपको कोई प्रॉब्लम तो प्लीज पूछे, और लेट मी जस्ट कंटिन्यू। प्लीज राइट इन द चैट बॉक्स। इज इट क्लियर? स्टैंजा नंबर 8 and 9। यस। खुशी, थैंक यू। नेहा, पालक, बेटा डेस्क ड्रॉर का मीनिंग क्या होता है? डेस्क आपने देखा होगा, जिस डेस्क के आप बैठते हैं, टेबल आप कह सकते हो, टेबल के अंदर ड्रॉर भी तो होता है ना, ड्रॉर होता है, उसके लिए बोला है। मीनिंग ऑफ बर्न, BERN, बर्न एक जगह का नाम है बेटा, बर्न एक जगह का नाम है, एक पर्टिकुलर सिटी का नाम है बर्न, राइट, एक सिटी का नाम है। सो आई होप माय डियर स्टूडेंट इट इज क्लियर टू यू। लेट अस कंटिन्यू विद 11, 10 एंड 11। बाकी अगर रह जाता तो बाद में हम डिस्कस कर लेंगे। ओके, now please stop sending me messages if you want me to continue। एसेस का मतलब जो होता है बेटा, एसेस का जो मतलब होता है किसी चीज को इवेल्युएट करना, किसी चीज का निरीक्षण करना, जांच पड़ताल करना। पेटेंट का मीनिंग मैंने आपको अभी बताया था, कि पेटेंट का जो मीनिंग होता है क्या होता है, मतलब जब भी कोई इंसान किसी इन्वेंशन को करता है, उस इन्वेंशन का अधिकार सिर्फ उसी को है, वो पेपर इन्वेंशन को सिर्फ वही इंसान यूज कर सकता है, उसको हम पेटेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? पेटेंट बोलते हैं, राइट। सो नाउ लेट अस स्टार्ट। While Einstein was solving most difficult problem in physics, और जिस वक्त आइंस्टाइन मतलब सबसे डिफिकल्ट प्रॉब्लम जो कि फिजिक्स के अंदर थी उसको सॉल्व कर रहे थे, his private life was unraveling। अनरेवलिंग का जो मीनिंग होता है स्टार्टिंग टू फेल, मतलब उसकी जो पर्सनल लाइफ थी वो बिल्कुल क्या हो गई थी, डिस्टर्ब हो चुकी थी, वो कंप्लीटली फेल हो चुकी थी।
Albert had wanted to marry Mileva right after finishing his studies. और एल्बर्ट था जो उसकी एक फ्रेंड थी मिलेवा जो उसके साथ पढ़ती थी, वो उसके साथ शादी करना चाहता था आफ्टर फिनिशिंग हिज स्टडीज। जैसे उसकी स्टडीज कंप्लीट होगी तो उसने डिसाइड किया कि वो उसके साथ शादी करेगा। बट हिज मदर वॉज अगेंस्ट इट, लेकिन उसकी मदर जो थी उसके अगेंस्ट थी। शी थॉट, उसको लगता है कि जो मिलेवा है, वो जो लड़की है, who was 3 years older than her son, कि वो जो लड़की थी वो एल्बर्ट आइंस्टाइन से 3 साल बड़ी थी, and was too old for him, और उसके हिसाब से वो थोड़ी ज्यादा बड़ी थी। किसके हिसाब से? एल्बर्ट के हिसाब से। She was also bothered by the Mileva intelligence. At the same time, एल्बर्ट आइंस्टाइन की जो मदर थी वो इस बात को लेकर भी बॉदर्ड मतलब परेशान थी कि जो मिलेवा है वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट थी वो। एंड शी इज अ बुक लाइक यू, शी इज अ बुक लाइक यू, हिज मदर सेड। आइंस्टाइन पुट द वेडिंग ऑफ, ठीक है, और वो शी इज अ बुक लाइक यू, और मतलब जैसे आइंस्टाइन था वो पढ़ने में बहुत ज्यादा रुचि रखता था, इन द सिमिलर मैनर जो उसकी जो फ्रेंड मिलेवा थी जिसके साथ वो शादी करना चाहता था वो भी क्या करती, बुक लाइक यू का मतलब उसको भी बुक बहुत ज्यादा पढ़ना पसंद था, जिसकी वजह से उसकी मदर उसके साथ शादी नहीं करने देती है। एंड आइंस्टाइन पुट द वेडिंग ऑफ, वेडिंग ऑफ का मतलब शादी के लिए मना कर देना या वेडिंग को पोस्टपोन कर देना, और इस वजह से जो आइंस्टाइन है शादी को क्या कर देता, पोस्टपोन कर देता, शादी को मतलब शादी वाला जो आइडिया उसको दिमाग से निकाल देता है। द पेयर फाइनली, पेयर किसके लिए यूज किया गया? आइंस्टाइन और उस लड़की मिलेवा के लिए यूज किया गया। फाइनली मैरिड इन जनवरी 1903, लेकिन उसके बावजूद भी 1903 को 1903 को जो एल्बर्ट आइंस्टाइन है और जो उसकी वाइफ मतलब जो मिलेवा है वो दोनों शादी कर लेते हैं। हैड 2 sons, और शादी के बाद उनको 2 बच्चे होते, 2 लड़के होते हैं। बट अ फ्यू इयर्स लेटर, कुछ सालों के बाद, द मैरिज फॉल्टर्ड। फॉल्टर्ड का मतलब होता है बिकेम वीक, बहुत ज्यादा कमजोर पड़ जाना, लेकिन उनकी जो शादी है वो भी कमजोर पड़ जाती है कहीं ना कहीं। एंड मिलेवा, अब मिलेवा जो उसकी वाइफ है अल्बर्ट आइंस्टाइन की, मील वाइल वॉज लूजिंग हर इंटेलेक्चुअल एम्बिशन। इंटेलेक्चुअल का मतलब क्या हो गया यहाँ पर? उसका इंटेलिजेंट, जो इंटेलिजेंस से रिलेटेड उसका बौद्धिक जो ज्ञान था, बौद्धिक ज्ञान जो इंटेलिजेंस से रिलेटेड उसका जो एम्बिशन था, उसकी जो इच्छा थी, एम्बिशन का मतलब डिजायर, उसकी जो डिजायर थी बिकमिंग एन अनहैप्पी हाउसवाइफ, क्योंकि ऑब्वियसली बात है उसके बाद वो एक हाउसवाइफ बनकर रह गई, और कहीं ना कहीं जो उसका इंटेलेक्चुअल एम्बिशन था कि वो क्या करना चाहती थी, वो भी साइंस के अंदर बहुत कुछ करना चाहती थी, और शादी होने के बाद वो एक हाउसवाइफ बनकर रह गई और वो अनहैप्पी हो गई, क्योंकि कहीं ना कहीं उसका जो डिजायर था कि वो कुछ एम्बिशन अचीव करना चाहती थी उसको वो पूरा नहीं कर पाई। आफ्टर ईयर ऑफ कांस्टेंट फाइटिंग, और उसके बाद लगातार उसकी एल्बर्ट आइंस्टाइन के साथ कांस्टेंट लगातार फाइट चलती रहती है, झगड़ा होता रहता है। द फाइनली कपल, और उसके बाद आइंस्टाइन और मिलेवा फाइनली क्या कर लेते हैं, डाइवोर्स ले लेते हैं, तलाक ले लेते हैं 1919 को। आइंस्टाइन मैरिड हिज कजन एल्सा, और उसके बाद आइंस्टाइन दूसरी शादी कर लेता है, उसकी जो कजन होती है एल्सा उसके साथ इन द सेम ईयर, उसी साल मतलब आइंस्टाइन अपनी कजन के साथ शादी कर लेता है, राइट। सो माय डियर स्टूडेंट, 10 और 11 में अगर आपको प्रॉब्लम है प्लीज आस्क मी, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन स्टेंजर नंबर 10 एंड 11, अगर प्रॉब्लम तो प्लीज आस्क मी, राइट इन द चैट बॉक्स, write in the chat box everybody, please make it fast, please make it fast beta. Okay, clear sir, clear sir, clear, okay, right, thank you so much beta. Now be attentive, stop sending me messages, अभी रुक जाए, अभी कंटिन्यू करते हैं, 14 के बाद आपसे पूछूंगा अभी मैं, राइट। देखते हैं, आइंस्टाइन न्यू पर्सनल चैप्टर, आइंस्टाइन न्यू पर्सनल चैप्टर coincided with his rise to world fame. कोइंसाइड का मतलब हो गया सौभाग्य से, सौभाग्य से, मतलब अब आइंस्टाइन का जो नया चैप्टर था, उसका जो पर्सनल चैप्टर था, हिज राइज, राइज का मतलब ऊपर की तरफ बढ़ना, टू द वर्ल्ड फेम, फेम का मतलब हो गया यश, और कहीं ना कहीं मतलब अब आइंस्टाइन की जो नई लाइफ थी वो उसके लिए क्या लेकर आई, फेम लेकर आई, यश लेकर आई, बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी लेकर आई। इन 1915 1915 के अंदर ही हैड पब्लिश्ड, उन्होंने क्या किया, प्रकाशित किया,
हिज जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, और मतलब उस रिलेटिविटी का जो प्रिंसिपल था उसके ऊपर वो लगातार काम कर रहे थे, और उन्होंने अपना जो एक रिलेटिविटी का जो सिद्धांत बनाया था उस सिद्धांत को उसने क्या किया, पब्लिश किया, प्रकाशित किया, which provided a new interpretation. इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है एक्सप्लेनेशन, व्याख्या, ग्रेविटी, और उस रिलेटिविटी के सिद्धांत ने ग्रेविटी को लेकर एक नई व्याख्या दी, नई एक्सप्लेनेशन दी। इंटरप्रिटेशन का मतलब एक्सप्लेनेशन। एंड इक्लिप्स, इक्लिप्स ऑफ द सन, सन इक्लिप्स कौन सा होता है, सोलर इक्लिप्स, जिसको सूर्य ग्रहण बोल सकते हैं, इन 1990 ब्रॉड प्रूफ, और 1919 को एक सोलर इक्लिप्स लगा था, यानी सूर्य ग्रहण लगा था, तो वो इस बात का प्रूफ था दैट वाज एक्यूरेट, और जो भी मतलब जो भी आइडिया या जो भी अजम्पशन आइंस्टाइन ने उस रिलेटिविटी के सिद्धांत को लेकर लगाई थी, वो एग्जैक्टली जब सोलर इक्लिप्स हुआ था 1919 को, वो बिल्कुल एक्यूरेट था। उसने जो भी अजम्पशन लगाई थी, जो भी मतलब उसने गैसेस किए थे, वो बिल्कुल एक्यूरेट थे, बिल्कुल करेक्ट थे। आइंस्टाइन हैड करेक्टली कैलकुलेटेड इन एडवांस, और आइंस्टाइन ने क्या किया था, सारी चीजें करेक्टली कैलकुलेट की थी, उसकी गणना की थी इन एडवांस, टू एक्सटेंड in the advance to the extent to the which the light from fixed star would be deflected, और उन्होंने साफ साफ बता दिया कि जो फिक्स स्टार्स हैं उनकी लाइट किस किस एक्सटेंट पर, किस डिग्री के ऊपर वो क्या करेगी, डिफ्लेक्ट करेगी। डिफ्लेक्ट का मतलब होता है चेंज डायरेक्शन बिकॉज ऑफ हिट समथिंग। जस्ट इमेजिन करें कि कोई चीज ऐसे चल रही है और जैसे मान लो वो चीज टकराई और वो इसका डायरेक्शन ऐसे चला गया, तो इसको क्या बोल सकते हैं, डिफ्लेक्ट करना। तो कहीं ना कहीं मतलब आइंस्टाइन ने ये ऑलरेडी मतलब क्या किया था, ये इसका एक कैलकुलेशन किया था कि मतलब किस लाइट फ्रॉम फिक्स स्टार वुड बी डिफ्लेक्टेड, कि जो किस डिग्री के ऊपर जो लाइट है वो क्या करेगी, डिफ्लेक्ट करेगी। तो ये ऑलरेडी उन्होंने क्या किया था, उसका एक कैलकुलेशन किया था थ्रू द सन्स ग्रेविटेशनल फील्ड। ये साइंस का एक टर्म आ गया, ग्रेविटेशनल फील्ड का यूज करके उसने जो कैलकुलेशन किया था, उस कैलकुलेशन के अंदर उन्होंने बताया कि किस डायरेक्शन, किस एक्सटेंट पर, किस डिग्री के ऊपर जो लाइट है वो क्या करेगी, डिफ्लेक्ट करेगी। द न्यूज़पेपर प्रोक्लेम, प्रोक्लेम का मतलब था अनाउंस करना, हिज वर्क एज साइंटिफिक रेवुलेशन, रेवुलेशन का मतलब था क्रांति ला देना, राइट। और कहीं ना कहीं ये जो सिद्धांत था उसने जो न्यूज़पेपर के अंदर हुआ, प्रोक्लेम, प्रोक्लेम का मतलब अनाउंस करना। तो मतलब इस बात ने क्या दिखाया कि मतलब ये जो सिद्धांत जब पब्लिश हुआ तो इसने क्या किया, पूरे के पूरे की पूरी दुनिया के अंदर क्रांति, एक साइंटिफिक क्रांति ला दी, यानी एक वैज्ञानिक क्रांति को आगाज किया या वैज्ञानिक क्रांति ला दी। आइंस्टाइन रिसीव द नोबेल प्राइज, और आइंस्टाइन को अपनी रिलेटिविटी के सिद्धांत के लिए उनको एक नोबेल प्राइज मिला फॉर फिजिक्स इन 1921। 1921 के अंदर उनको क्या मिला, 1921 के अंदर उनको नोबेल प्राइज मिला। ही वाज शावर्ड, शावर्ड का मतलब क्या होता है, बरसात होना, शावरिंग होना, विद ऑनर्स, सम्मान, ऑनर्स का मतलब सम्मान, इन्विटेशंस का मतलब आमंत्रण, फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, और मतलब उनको क्या मिल रहे थे, मतलब जहां पे भी कहीं पर वो जाते हैं उनको अलग अलग तरह के सम्मान मिलते, ऑनर्स मिलते, और उनको क्या मिलते, इनविटेशन मिलते, लोग उनको इनवाइट करते। एंड लॉडेड बाय प्रेस, लॉडेड का मतलब प्रेज करना, अप्रिशिएट करना, प्रशंसा करना, लॉडेड बाय द प्रेस, और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती तो वो उसके अंदर उनकी बहुत ज्यादा तारीफ की जाती, राइट। व्हेन द नाजिस के, नाजिस किसके लिए यूज किया गया, नाजिस जो कि मतलब जो हिटलर के टाइम में, जो हिटलर था वो एक नाजी ही था, राइट। व्हेन द नाजिस केम टू पावर, और जब नाजिस मतलब क्या थे, जो पावर के अंदर आए जर्मनी के अंदर, जब नाजिस का बोलबाला था या नाजिस थे जो कि सत्ता के अंदर आए, पावर इन जर्मनी इन 1933, आइंस्टाइन इमिग्रेटेड, इमिग्रेट का मतलब एक कंट्री को छोड़कर दूसरी कंट्री में शिफ्ट हो जाना, इमिग्रेट कहलाता है। तो आइंस्टाइन इमिग्रेटेड टू द यूनाइटेड स्टेट्स, और उसके बाद जो एल्बर्ट आइंस्टाइन है, क्योंकि जर्मनी के अंदर किसका बोलबाला था, अब नाजिस का था, यानी हिटलर था, हिटलर का राज चल रहा था, वहां पर बहुत ज्यादा लोगों को एक्सप्लॉइट किया जाता था। तो ये बात मतलब आइंस्टाइन को पसंद नहीं आती है, तो इस वजह से वो क्या करता है, यूनाइटेड स्टेट्स में क्या करता है, इमिग्रेट कर जाता है, यानी जर्मनी को छोड़कर कहीं ना कहीं यूनाइटेड स्टेट्स चला जाता है। 5 years later, 5 सालों के बाद, 5 years later, 5 सालों के बाद, द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन इन बर्लिन
had American physicists in uproar. uproar का मतलब होता है दहाड़ना. न्यूक्लियर फिजन का मतलब यहाँ पे न्यूक्लियर बॉम्ब के लिए यूज किया गया है. The 5 years later, 5 सालों के बाद, the discovery of nuclear fission in Berlin had American physics in uproar. और उसके बाद 5 साल के बाद मतलब क्या था, अमेरिकन जो फिजिक्स थे, अमेरिकन जो फिजिक्स जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया था, न्यूक्लियर फिजन बना लिया था, न्यूक्लियर बॉम्ब बना लिया था. And many of them had fled from fascism. Just as Einstein had, now they were afraid Nazis could build and use an atomic bomb. और ऑब्वियस सी बात है, जो नाजिस थे उन्होंने क्या किया था, नाजिस ने भी क्या किया, नाजिस ने भी, देखो दोबारा से लाइन को पढ़ते हैं. एंड मैनी ऑफ देम हैड फ्लीड फ्रॉम फैसिज्म. फैसिज्म क्या होता है, देखो फैसिज्म एक ऐसी एक व्यवस्था होती है जिसके अंदर लोगों को इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती है, बल्कि फैसिज्म एक ऐसा विचारधारा होती है जिसके अंदर मतलब क्या इंसान सिर्फ खुद को अहमियत देता है, ना वो किसी और रिलेशन को अहमियत देता है, ना किसी, ना अपने बच्चों को, ना अपने पेरेंट्स को, ना सोसाइटी को, वो सिर्फ अपने आप को इंपॉर्टेंस देता है. उसको फैसिज्म बोलते हैं, राइट. तो मतलब क्या था, जब न्यूक्लियर फ्यूजन हुआ, जब न्यूक्लियर बॉम्ब का इन्वेंशन हुआ, many of them had fled from fascism. क्योंकि अब ऑब्वियस सी बात है, बहुत सारे लोग क्या थे, वहां से भाग गए डर के मारे. जस्ट एज आइंस्टाइन हैड, जिस तरीके से आइंस्टाइन वहां से डर के चला गया था, नाजिस का मतलब बोलबाला हो गया था. नाउ दे वर अफ्रेड, अब उनको इस बात का डर था, क्या, नाजिस कुड बिल्ड एंड यूज एन एटॉमिक बम. और इस बात का ये डर था कि अब नाजिस भी क्या है, अब अमेरिका को अपना क्या बना लिया था, न्यूक्लियर फिजन बना लिया था. अब कहीं ना कहीं इस बात का डर था कि नाजिस जो है वो भी क्या करेंगे, वो भी न्यूक्लियर फिजन बना लेंगे और कहीं ना कहीं वो एटॉमिक बम को बना लेंगे और उसको यूज भी करेंगे. और एटॉमिक बम को अगर यूज करेंगे तो उससे बहुत सारा डिस्ट्रक्शन होगा कहीं ना कहीं, राइट. सो माय डियर स्टूडेंट, अगर अब तक ये पार्ट आपको क्लियर, प्लीज रिस्पॉन्ड इन द चैट बॉक्स. अगर अभी तक क्लियर है आपको तो प्लीज रिस्पॉन्ड इन द चैट बॉक्स. Please respond with the check box. Thank you, beta. Thank you, Hashita, Diksha. Thank you. Okay. Now let us start part number स्टेंजा नंबर 15 से स्टार्ट करते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्या होगा. एट द अर्जिंग ऑफ ए कलीग, अर्जिंग का मतलब किसी चीज को स्ट्रेस करना, जोर डालना, ऑफ अ कलीग, कलीग साथ में काम करने वाला. एट द अर्जिंग ऑफ ए कलीग मतलब एक उसका साथ काम करने वाले थे, क्योंकि आइंस्टाइन के साथ काम करने वाला था, उसने क्या किया, बार बार उसको फोर्स किया, बार बार उसको अर्ज किया. अर्ज का मतलब हो गया स्ट्रेस करना, किसी बात पर जोर डालना. उसका एक साथी था, उसने लगातार इस बात पर जोर डाला. क्या, आइंस्टाइन रोट अ लेटर टू द अमेरिकन प्रेसिडेंट, और उसके कहने पर जो आइंस्टाइन है उसने एक लेटर लिखा अमेरिकन प्रेसिडेंट को. और उस टाइम पे जो प्रेसिडेंट थे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट थे, उनको एक चिट्ठी लिखी कि उन्होंने आइंस्टाइन ने ऑन 2 अगस्त 1939 को. और इस बात के लिए मतलब कि जो उसका जो कलीग था आइंस्टाइन का, उसने उसको क्या किया, बहुत ज्यादा उस जोर लगाया, उन्होंने बहुत ज्यादा उसको समझाया कि आप एक लेटर लिखो. किसको लिखो, अमेरिकन प्रेसिडेंट को. इन विच, और उस लेटर के अंदर क्या लिखा था, ही वांट, जो एल्बर्ट आइंस्टाइन है उन्होंने इस बात को चेतावनी दी थी, क्या, अ सिंगल बॉम्ब ऑफ दिस टाइप, मतलब जो न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया गया अमेरिका के अंदर भी जो बनाया गया वो क्या कर सकता है, एक्सप्लोडिंग, अगर वो फटता है, इन ए पोर्ट माइट वेरी वेल डिस्ट्रॉय द होल पोर्ट टुगेदर with some of the surrounding territory. अगर किसी पोर्ट के ऊपर, अगर किसी बंदरगाह के ऊपर, अगर उसको, ऑब्वियसली बात है, अगर किसी बंदरगाह के ऊपर उसको डिस्ट्रॉय किया जाता है, अगर उसको एक्सप्लोड हो जाता है, अगर वो फट जाता है, तो डेफिनेटली इसी बात है, पूरा का पूरा बंदरगाह कैसे हो सकता है, वो तबाह हो सकता है. और उसके आसपास की जो सराउंडिंग है, उसका आसपास का जो एरिया है, टेरिटरी मतलब क्षेत्र है, जो एरिया है, वो भी डिस्ट्रॉय हो सकता है. His words did not fail to have an effect. मतलब जो शब्द मतलब उन्होंने लिखे थे, उस शब्द का जो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, जो कि उस टाइम के जो प्रेसिडेंट थे अमेरिका के, तो उनके ऊपर कोई ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता इस बात का. द अमेरिकन्स डेवलप्ड द एटॉमिक बम इन ए सीक्रेट प्रोजेक्ट ऑफ देयर ओन. लेकिन उसके बावजूद भी अमेरिका ने क्या किया, एटॉमिक बम जो कि न्यूक्लियर बम था, उसको क्या किया, सीक्रेट प्रोजेक्ट के तहत उन्होंने उसको बना लिया.
and dropped in on Japanese cities of Hiroshima and Nagasaki. और अगर आपको याद हो हिरोशिमा और नागासाकी के जो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट चल रहा था, तो उस टाइम क्या था, वर्ल्ड वॉर के अंदर इन्होंने क्या किया, अमेरिका ने जापान की 2 सिटीज थी जिनका नाम था हिरोशिमा और नागासाकी, उनके ऊपर वो बॉम्ब्स गिरा दिए और उसके बाद हमें विनाश देखने को मिला कि किस तरीके से चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ विनाश ही दिखाई पड़ रहा था, राइट? So my dear student, this is all about from my side today. Tomorrow I'll continue with the chapter. Now I will take your queries. Give me 1 second.